फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, और उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात की थी कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पार्ट थ्री शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जिसमें दो पार्ट है। पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पार्ट 2 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। हमने ये भी देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, आपको 5 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और लास्टली एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स देयरटू। हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी देखा है। हमने बात करी कि बैलेंस शीट बनाते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं। करंट ईयर के फिगर और प्रीवियस ईयर के फिगर रिपोर्ट करना कंपलसरी होता है। साथ में हमने देखा कि बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, फर्स्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेकंड इज एसेट। हम लोग अभी डिस्कशन जो अपना कर रहे हैं वो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे कर रहे हैं कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे आपके लिए कौन कौन सा आइटम होते हैं। 4 मेजर हेडिंग होते हैं इक्विटी और लायबिलिटी साइड के ऊपर। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। पहले दो के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। आज अपन बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे आज कि नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। थर्ड हेड है लायबिलिटी साइड के अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में। इक्विटी लायबिलिटी साइड में 4 हेड होते हैं, आप जानते हैं। शेयर होल्डर फंड होता है, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। हम नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती हैं दैट आर टू बी रिपेड ओवर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ और फॉर मोर देन एन ऑपरेटिंग साइकिल। एक ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने से ज्यादा समय के लिए जब हमें कोई लायबिलिटी पे करनी होती है तो उसे नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। और नॉन करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं? जनरली ऐसी लायबिलिटी जिन्हें 12 महीने के बाद पे करना होता है या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करना होता है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर मेजर 4 हेड्स हैं। कौन कौन से 4 हेड्स हैं? एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जिसमें आपके लिए जितने भी बैंक लोन्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह आते हैं। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है इसको समझेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आएगा और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आएगा। तो 4 हेडिंग में डिवाइडेड होता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 हेडिंग कौन कौन सी होती हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नॉर्मली जो बैंक से बोरो किया, आपने डिबेंचर इशू किए वगैरह वगैरह, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आते हैं। These are the borrowings और लोन जो उधार हमने लिया है, repayable by company after 12 months, 12 महीने बाद जिसको रिपे करना होता है, 12 महीने बाद जिसका रिपेमेंट करना होता है, फ्रॉम बैलेंस शीट डेट और आफ्टर ए पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। एक ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने से ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल तो उससे बाद जो पेमेंट करना होता है। जैसे मान लो 15 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है किसी बिजनेस की, क्या होती है हम डिटेल में अभी करंट लायबिलिटी के हेडिंग में फिर बात करेंगे। अगर किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स की है तो 15 मंथ्स के बाद जिनका पेमेंट करना है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगी। किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स की है तो जिनका 18 महीने के बाद पेमेंट करना है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएंगे, ऐसे लोन और ऐसी बोरिंग्स। जैसे किसी कंपनी की मान लो कि ऑपरेटिंग साइकिल केवल 8 मंथ्स की है, 8 मंथ्स की है, तो ऐसे केस के अंदर 8 मंथ के बाद नहीं, 12 मंथ्स के बाद, याद रखना 12 मंथ्स के बाद, यानी कि 12 महीने के बाद पेमेंट करना हो या अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है तो उसके बाद जिनका पेमेंट करना है वो किसमें आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो 12 महीने का तो कम से कम पीरियड मिलेगा ही मिलेगा। 12 महीने के बाद जिनका पेमेंट करना है या ऑपरेटिंग साइकिल का 12 महीने से ज्यादा है तो उसके बाद जिसका पेमेंट करना है वो आपके लिए क्या कहलाता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहलाता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है एक एक करके बात करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, बैंक लोन हो गया टर्म बैंक से, या
अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, अदर लोन एंड एडवांसेस, जिसका भी पेमेंट 12 महीने के बाद या फिर अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है तो उसके बाद जिसका पेमेंट करना है तो उसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहेंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट में बैंक लोन आ रहे हैं, बैंक लोन 1 2 3। इस कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स की है, 15 मंथ्स की है। पहला बैंक लोन आपके लिए मान लो आपको पे करना है, या 15 मंथ्स की है, या 15 मंथ की जगह अपन यूं ले लेते हैं, हाँ 15 मंथ्स की, चलो एक एग्जांपल 15 मंथ्स का ही लेते हैं। पहला बैंक लोन आपको पे करना है मान लीजिए 10 मंथ्स में, दूसरा बैंक लोन आपको पे करना है 13 मंथ्स में, और तीसरा बैंक लोन पे करना है 15 मंथ्स में। तो इनमें से किसको अपन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर इंक्लूड करेंगे? पहला 10 मंथ्स में रीपे करना है, दूसरा 13 मंथ्स में रीपे करना है, तीसरा 15 मंथ, 15 की जगह चलो इसको कंफ्यूजन हटाने के लिए 16 मंथ्स के बाद आपके लिए रीपे करना है, 16 महीने के बाद रीपे करना है। तो किसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर लिया जाएगा? विच वन ऑफ दीज विल बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स? इनमें से किसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर लिया जाएगा? देखो 12 महीने के अंदर अंदर जिनको रिपेमेंट करना है वो तो वैसे ही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नहीं आएंगे, ये करंट लाइबिलिटीज के अंदर जाएंगे, जिनको 12 महीने के अंदर अंदर रिपे करना है। 12 महीने के बाद जिनको रिपे करना है, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, तो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको तो अपन क्या मान सकते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि ये 12 महीने के बाद भी रिपे करना है और ऑपरेटिंग साइकिल के बाद तो ऑब्वियसली रिपे करना ही करना है। अब समस्या है दूसरे नंबर की, सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर को आपके लिए विद इन ऑपरेटिंग साइकिल रिव्यू करना है तो इसको आपके लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसे भी नहीं मान सकते। यानी कि सिंपल शब्द में बोलूं, अगर कोई लोन 12 महीने के अंदर अंदर रिपे करना है या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रिपे करना है तो फिर उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से करंट लायबिलिटी में लिया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है? डिबेंचर्स, बॉन्ड, टर्म लोन, बैंक वगैरह से लोन लिया हुआ, पब्लिक डिपॉजिट, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अभी दिमाग खुला रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है पढ़ेंगे बाद में, पहले आपको सिंपल बताता हूं। हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंट्स। अकाउंट्स में अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट निकलता है या लॉस होता है तो लॉस निकलता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। अब एक एक्ट है जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ रूल्स दे रखे हैं और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम टैक्स की कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पी&एल बनाकर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सर ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा भी होता है। क्या अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट अलग आ जाता है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रॉफिट अलग आ जाता है। अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट अलग आ जाता है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रॉफिट अलग आ जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अकाउंट्स के अंदर जो भी अपन अकाउंटिंग करते हैं उसके कुछ सेट रूल्स हैं, जैसे अक्रूवल बेसिस पे कोई खर्चा कर दिया अपन ने पर उसका पेमेंट नहीं किया तो भी उसको पी&एल में डेबिट कर देते हैं, पी&एल के अंदर ले जाते हैं एक्सपेंसेस मानते हुए, ठीक है। तो कुछ सर्टेन रूल्स है और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ एक्सपेंसेस के लिए रूल्स डिफरेंट है, कुछ एक्सपेंसेस और इनकम के लिए रूल डिफरेंट है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, अकाउंट्स के अंदर। तो मान लो अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंग, अब सर इनकम टैक्स एक्ट के रूल क्या है ये अभी आपको नहीं, जब इनकम टैक्स पढ़ोगे, सर कब पढ़ोगे? सीए पढ़ करोगे तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ोगे, सीएस करोगे तो सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर करोगे, एमबीए करोगे तो सिंपल आपको नॉलेज आएगी, इनकम टैक्स एक्ट नहीं आएगा, सिंपल नॉलेज आएगी, वो भी अगर एमबीए फाइनेंस आप मेजर सब्जेक्ट लोगे तो। बस उसके अलावा बीकॉम बीकॉम करोगे तो बीकॉम सेकेंड ईयर में आएगा। चलो अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। अकाउंट से प्रॉफिट निकाला आपने, अकाउंट से प्रॉफिट आया 2 लाख,
आपने इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकाला, किसी कारण से इनकम टैक्स एक्ट का प्रॉफिट 1 लाख है। सर कारण क्या, बहुत मोटी लिस्ट है, एक पूरा चैप्टर है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसमें रूल दे रखे हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस कंसिडर कर सकते हो, कौन कौन सी इनकम कंसिडर कर सकते हो, कितनी कंसिडर कर सकते हो, ये सब उसके अंदर रूल्स हैं। ठीक है, तो वो कहानी अलग है, उस कहानी पे नहीं जा रहे। अकाउंट्स में प्रॉफिट आया 2 लाख का, इनकम टैक्स एक्ट में प्रॉफिट आया 1 लाख का। सुनना जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि जो प्रॉफिट अकाउंट्स में निकालते हैं हम अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से, जो हम पीएनडल बनाते हैं उसमें प्रॉफिट आया 2 लाख का। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करके वर्किंग करके हमको उसका प्रॉफिट अलग से निकाला, तो उसका निकला 1 लाख। अब टैक्स की रेट 30% है, मान लो टैक्स की रेट गवर्नमेंट की तरफ से 30% डिसाइडेड है, कंपनी में है भी 30%, तो 2 लाख का 30%, 2 लाख का 30%, पहले 35 थी अभी 30 है, 2 लाख का 30%। अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स कितना बन रहा है, 60,000। इनकम टैक्स के हिसाब से 30% कितना बन रहा है, 30,000। अब जो कम टैक्स बन रहा है 30,000, ये जो कम टैक्स बना आपका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, ये टैक्स ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए बच गया, अरे सर मजा आ गया, ऐसा नहीं है। ये इनकम टैक्स के रूल ऐसे हैं कि इस साल का प्रॉफिट कम आया तो अगले साल ये प्रॉफिट अपने आप ज्यादा आएगा। इस साल वो खर्चा नहीं माना है तो अगले साल मानेंगे, या इस साल इनकम नहीं मानी है तो अगले साल वो मानी जाएगी इनकम, इनकम अगले साल मानी जाएगी तो अगले साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब देना तो टैक्स आपको 60,000 ही है, पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इस साल 30,000 देना, बचा हुआ अगले साल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो हमें कभी ना कभी ये टैक्स तो देना ही है। तो ये जो टैक्स आपके लिए जो कम आया, इसको अपन बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसे क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? डेफर्ड टैक्स इज द अमाउंट ऑफ टैक्स that is calculated on amount of difference being temporary in nature। एक तो टेम्पररी होता है बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम फॉर पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर ईयर की अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम अलग अलग होने की वजह से जो टैक्स में डिफरेंस आता है वो आपके लिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। लायबिलिटी कब बोलेंगे, जब अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम इनकम टैक्स के हिसाब से कम है। तो अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स ज्यादा लगना था, पर इस साल इनकम टैक्स के हिसाब से कम लगा, पर जो कम लगा वो अगले साल देना ही है अपन को, क्योंकि अगले साल वो एडजस्ट हो ही जाएगा। उसे अपन बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एक और एग्जांपल समझा देता हूं आप लोगों को, एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहा हूं, देखो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मान लो किसी कंपनी की सेल्स हुई है 1 लाख, सेल्स कितनी हुई है 1 लाख, और उसने जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जितने का भी सामान, सारे खर्चे मिला लो 50,000 का है, ठीक है। और ऐसा मान लेते हैं 50,000 का, 25,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 25,000 का, और उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई खर्चा किया है, वो खर्चा है आपके लिए 25,000 का, और डेफर्ड है, मतलब उसका फायदा आपको कई सालों तक मिलेगा। तो आपने कहा फिगर्स को करेक्ट कर, मतलब सूटेबल बनाने के लिए मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा 50,000 का मान लेता हूं। 2 सालों तक अगला खर्च मिलेगा। आप जानते हो कि अगर 2 सालों तक मिलता है तो ऐसे में डेफर्ड एक्सपेंसेस, हम कह रहे हैं कि भाई इस साल तो अकाउंटिंग के हिसाब से 25,000 का ही खर्चा मानेंगे, तो 25,000 का खर्चा मानोगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आया 50,000। टैक्स की रेट 30% है, तो 50,000 पे टैक्स निकाला 30%, तो टैक्स आ गया 15,000, 30%। अब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग तो कहता है कि जितना खर्चा हो डेफर्ड हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उसी साल राइट ऑफ कर सकते हो। तो आपने कहा सेल्स 1 लाख का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25,000 का है, ये तो माइनस होना ही है। और इनकम टैक्स कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा कर दिया पूरा उसी साल राइट ऑफ कर सकते हो, 50,000 पूरा राइट ऑफ कर दिया, तो आपका प्रॉफिट आया 25,000। 25,000 पे अगर 30% देखूं तो मेरा टैक्स बना 7,500। कम जो टैक्स बना ये मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है 7,500। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगले साल जब अपन नेक्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे तो
अकाउंट्स में तो 25,000 रुपए अपन कम कर सकेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, क्योंकि पिछले साल तो 25,000 राइट ऑफ किया था, इस साल डेफर्ड एक्सपेंसेस के 25,000 रुपए और माइनस होंगे। पर इनकम टैक्स में अगले साल कोई भी खर्चा माइनस नहीं होगा, क्योंकि पहले ही माइनस हो चुका है। तो अगले साल टैक्स ज्यादा बनेगा, तो वो टैक्स ज्यादा बनेगा तो उसको मालूम है हमें आगे ज्यादा बनेगा, तो उसकी लाइबिलिटी आज ही क्रिएट कर लेते हैं। और इस लाइबिलिटी को ही क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। आपको याद रखने के लिए इसकी डेफिनेशन सिंपल याद रखनी है। Deferred tax liability arises due to difference in accounting income and income as per income tax. Whenever accounting income is more and income as per income tax act is less, deferred tax liability arises. Deferred tax liability arises. ये ध्यान में रखनी है डेफिनेशन, ठीक है। जब भी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी और इनकम टैक्स के हिसाब से जो इनकम है वो कम होगी, तो आपके लिए ऐसे केस में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी, जो फ्यूचर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। याद रखना, इसको बनाना, इसकी अकाउंटिंग नहीं है आपके कोर्स में, स्पेसिफिकली लिखा हुआ, आप बुक में भी चेक कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकली याद रखना है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या आएगा? मैंने बताया ना कि नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या आता है? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर जो भी आपके लिए ट्रेड पेबल्स है, सर ट्रेड पेबल तो करंट लाइबिलिटी होता है, पर हाँ ट्रेड पेबल स्पेसिफिकली दे रखा है कि 12 महीने बाद पेमेंट करना है और ऑपरेटिंग साइकिल के भी 12 बाद पेमेंट करना है, तो फिर उनको अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ जाएंगे। मान लो कोई ट्रेड पेबल है जो 18 महीने में अपन को पे करना है, 12 महीने के बाद ही करना है, और ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की है, तो दोनों के बाद करना है, तो फिर वो ट्रेड पेबल किस में आएगा? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे मान लो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेंगे फ्यूचर के अंदर 5 साल बाद, 10 साल बाद। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे कई सालों बाद, तो उस पर जो प्रीमियम देंगे वो भी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। अभी तो नहीं देनी है वो पेमेंट, पर कुछ सालों बाद देना है, इसीलिए उसे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर शो किया जाता है, ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। फिर फोर्थ आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपके लिए सबसे पहले तो प्रोविजन याद होना चाहिए, फ्यूचर की वो लाइबिलिटी जो अराइज तो होगी पर जिसका अमाउंट एग्जैक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। और ऐसी कोई लाइबिलिटी जो 12 महीने बाद पे करनी है, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट किया गया है, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहलाता है। इट इज द अमाउंट दैट इज केप्ट असाइड टू मीट द फ्यूचर लायबिलिटी विद इन एन अमाउंट दैट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन। एकदम पक्का नहीं मालूम कितना पे करना है, पर मालूम है करना है, उसका अंदाजा लगा के अपन बनाते हैं, बट मे बी एस्टिमेटेड। 12 महीने बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद जो लायबिलिटी अराइज होगी, इसमें जनरली क्या होता है? पेमेंट फॉर ग्रेचुइटी, पेमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, provision for provident fund, या provision for gratuity, provision for workman compensation, provision for provident fund, provision for warranties and claim, ये कुछ आइटम इसके अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। ये सब आपको एक ध्यान रखना है, याद करना है। फिर आती है बात करंट लायबिलिटी। ये तो हो गई नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके बारे में मैंने बताया 4 हेडिंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर सबसे पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और लास्ट में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। फिर आती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? इसको भी डिफाइन कर रखा है कंपनीज एक्ट ने। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल सेटल करनी है, एक ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल करना है, ध्यान रखना वर्ड ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल करना है, या फिर 12 महीने के अंदर अंदर सेटल करना है बैलेंस शीट की डेट के, या फिर प्राइमरी हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के पर्पस से आपने हेल्ड कर रखा है, आपने सोच रखा है कि भाई ये जो लाइबिलिटी है इसका ट्रेडिंग करना है। सर ये क्या होता है? ये बताता हूं अभी आपको। जैसे मान लो किसी कंपनी ने डिबेंचर इशू की है, वैसे तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, पर कंपनी ने सोचा है कि डिबेंचर हम खरीदेंगे बेचेंगे, हम लोग क्या है कि इसका ट्रेड करेंगे, खुद ही खरीदेंगे और खुद ही बेचेंगे बार बार।
तो फिर उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लेते हुए करंट लाइबिलिटी में लेते हैं। There is no unconditional right to defer the settlement for at least 12 months after reporting date. आपके पास ये अधिकार भी नहीं होना चाहिए कि जो लाइबिलिटी है उसको 12 महीने के आगे ले जा सके। अगर 12 महीने के अंदर अंदर ही रिपे करनी है तो उसे करंट लाइबिलिटी बोलेंगे, या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रिपे करना है तो उसे करंट लाइबिलिटी बोलेंगे। तो क्या बताया, करंट लाइबिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है? या उसको पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करना पड़े, या 12 महीने के अंदर करना पड़े, या फिर आपके लिए ट्रेडिंग के पर्पस से आपने वो लाइबिलिटी हेल्ड कर रखी है, और या फिर आपके पास कोई राइट ना हो, आपको पेमेंट 12 महीने के अंदर करना है पर आपके पास राइट, आप चाहें तो उसको 12 महीने के बाद भी पे कर सके, फिर वो करंट लाइबिलिटी में नहीं आएगी। मतलब आपके उसको ऐसा अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए कि आप उसे 12 महीने से ऊपर खींच सको। तो फिर आपके लिए अगर 12 महीने के अंदर अंदर पक्का है कि आपको पेमेंट करना है तो फिर वो क्या आएगी, करंट लाइबिलिटी। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, अभी हम इस बारे में बात करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? देखो, ऑपरेटिंग साइकिल बिजनेस साइकिल को कहते हैं जिसमें बिजनेस की जो एसेट्स होती है वो रियलाइज हो जाती है, करंट एसेट, उस साइकिल को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। जैसे मान लो बिजनेस के अंदर सबसे पहले कैश है, कैश है जो भी पैसा है, उससे रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट होता है, डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, फिनिश गुड्स को बेचते हैं तो डेटर्स में कन्वर्ट होते हैं, और डेटर्स से जब पैसा आता है तो वापस कैश में कन्वर्ट होता है। ये पूरी साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है। दिस साइकिल इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। मान लो रॉ मटेरियल खरीद के 2 महीने तक स्टोर में रहता है, फिर प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1 महीना लगता है, फिर बिकते बिकते 3 महीने वो हमारे गोडाउन में रहता है, फिर 1 महीने के लिए डेटर को भी टाइम पीरियड देते हैं, तब आपके लिए कैश कन्वर्ट होता है। तो 2 + 1 + 3, 2 1 3 3 6 7, 7 मंथ्स का क्या हो जाएगा, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल करना हो, या 12 महीने के अंदर सेटल करना हो, या ट्रेडिंग के पर्पस से कोई लाइबिलिटी हेल्ड कर रखी है आपने, या फिर आपके पास उसके लिए कोई अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए कि उसे 12 महीने तक आगे खींच सके, तो फिर आपके लिए उसे करंट लाइबिलिटी में क्लासिफाई किया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, इसे याद रखना। कोई भी लाइबिलिटी जिसको 12 मंथ्स के अंदर, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है तो ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन टाइम पीरियड के अंदर जिसे देना होता है उसे करंट लाइबिलिटी कहा जाएगा। वैसे तो 12 महीने फिक्स है, पर अगर ऑपरेटिंग साइकिल बोल दी 15 महीने की है तो 15 महीने के अंदर अंदर जिनका पेमेंट करना है ना, वो करंट लाइबिलिटी है। फिर 12 महीने में देखेंगे। मान लो ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने के, तो 18 महीने के भीतर भीतर जिनका पेमेंट करना है ना, वो करंट लाइबिलिटी है। हाँ, पर ऑपरेटिंग साइकिल 7 ही महीने की निकली तो फिर 12 महीने के अंदर अंदर जिनका पेमेंट करना है वो आपके लिए करंट लाइबिलिटी है। तो कम से कम 12 महीने तो मिलते ही है करंट लाइबिलिटी को जज करने के लिए कि 12 महीने के अंदर अंदर जिनका पेमेंट करना है। पर ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने से ज्यादा है तो उस ज्यादा टाइम पीरियड के अंदर विद इन उसके अंदर जिसको पेमेंट करना है वो करंट लाइबिलिटी है। चलो देखते हैं ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब, आपकी बुक से लिया हुआ है डायरेक्ट, देखिएगा। Operating cycle. As per Schedule 3, an operating cycle is a time between acquisition of asset for processing and their realization in cash or cash equivalent. कोई एसेट खरीद कर उसको कैश में कन्वर्ट करने में जो टाइम लगता है वो ऑपरेटिंग साइकिल है। ऑपरेटिंग साइकिल अगर कभी आइडेंटिफाई नहीं करते तो उसे 12 महीने के मान लेंगे, अगर पता नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 12 महीने की मानते हैं। जैसे इसने एक ऑपरेटिंग साइकिल बना रखी है, कैश को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया, रॉ मटेरियल 2 महीने रहता है हमारे पास, फिर वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्शन प्रोसेस 1.5 महीना लेता है, फिनिश गुड्स में बेचने से पहले 3 महीना पड़ा रहता है, फिर अपन माल बेचते हैं, डेटर्स को कितना टाइम पीरियड दे रहे हैं, डेटर्स को अपन 2 महीने का टाइम पीरियड अलाउ कर रहे हैं। तो ये पूरी साइकिल का टाइम पीरियड 8.5 मंथ, ये आपके लिए ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल अगर नहीं बता सकते तो 12 महीने की मानेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल का 12 महीने से ज्यादा की है, जैसे 15 महीने की है, तो 15 महीने के अंदर अंदर जिनको भी सेटल करना है वो सारी लाइबिलिटी क्या कहलाएंगी, करंट लाइबिलिटी कहलाएंगी। ऑल दोज लाइबिलिटी विल बी कॉल्ड एज करंट लाइबिलिटी दैट आर रिपेड टू बी रिपेड विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। करंट लाइबिलिटी के अंदर भी 4 हेड है, करंट लाइबिलिटीज के अंदर भी 4 हेड है। कौन कौन से 4 हेड है? पहला शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, सबसे पहला हेड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ऐसे बोरिंग्स जिनको आपके लिए उधार जो लिया पैसा आपने 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे करना। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आप सब जानते हैं,
आपने रेशियो एनालिसिस में भी पढ़ा है ट्रेड पेबल क्या क्या होता है। एक तो बिल्स पेबल होता है और एक सन्ड्री क्रेडिटर्स। अदर करंट लाइबिलिटी कोई है, बहुत सारी अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, एडवांसेस, जो भी आपके लिए अदर करंट लाइबिलिटी। और कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन है जैसे पीवीडी वगैरह, ये सब करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जो ऐसी बोरिंग जिन्हें 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करना है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आपके लिए गुड्स परचेज या सर्विस के लिए जो पेमेंट करना होता है क्रेडिटर्स और बिल पेबल के लिए 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, ये ध्यान देने वाला है। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? अदर करंट लाइबिलिटीज में करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। अगर कोई डेब्ट है, आपने कोई उधार ले रखा है, बैंक लोन 5 साल का उधार ले रखा है और 4.5 साल बीत चुके हैं, अगले 6 महीने में चुकाना है बैलेंस शीट डेट के बाद, तो फिर उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में नहीं लेंगे, लॉन्ग टर्म बोरेंग्स में नहीं लेंगे, उसे अदर करंट लाइबिलिटी में लेंगे। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरेंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरेंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी भी तरह की एडवांस इनकम, अनपेड डिविडेंड है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये मैंने पहले बताया था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। कोई भी आपने शेयर इशू किए, अभी अलॉटमेंट नहीं किया आपने, पर एक्सेस मनी आ गई, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट तो अलग हेडिंग है, पर आपके लिए जितने शेयर इशू किए उससे एक्सेस जो है, जो आपका पक्का रिफंड करना ही है, उसे अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स जो आपके लिए मैच्योर हो चुके हैं, पर अब मैच्योर मतलब टाइम खत्म हो गया है, पर अभी पेमेंट नहीं किया, अभी पेमेंट करना है, कुछ समय में ही कर दे वाले हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, को एडवांस में कॉल आए, ये सब क्या है? अदर करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस जिनका जो 12 महीने के कम के लिए बनाए जाते हैं, दैट आर प्रिपेयर्ड फॉर लेस देन 12 मंथ, जिसमें सबसे फेमस है प्रोविजन फॉर बैड डेट, पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये आपके लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये भी करंट लाइबिलिटी का ही पार्ट है। चलो कुछ क्वेश्चन बताता हूं, सिंपल सिंपल, इसमें सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं अपन। ऑपरेटिंग साइकिल एंड द पीरियड व्हेन पेमेंट इज मेड इज गिवन बिलो। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल दे रखा है और आपको कितने महीने में पेमेंट करना है लाइबिलिटी का। हाउ विल यू क्लासिफाई लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन देना है, लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी। तो देखो भाई, ऑपरेटिंग साइकिल 9 मंथ्स का है, पेमेंट 12 महीने में करना है। अगर 12 महीने में करना है तो करंट हो जाएगा। 12 महीने के अंदर अंदर जिसका भी पेमेंट करना है ना, तो आंख बंद करके करंट लिख सकते हो, जैसे ये 12 महीने में करंट, इसका पेमेंट 12 महीने में करंट, 12 महीने से कम में करना हो, 12 महीने में करंट, तो 1, 2 और 4 तो अपने आप ही करंट हो गई। अब बाकी देखते हैं। अब बाकी के लिए ऑपरेटिंग साइकिल 11 है, तो अगर 11 महीने है और 12 महीने से भी ज्यादा पेमेंट कर रहा है तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का है पर पेमेंट 20 महीने में करना, 12 से भी ज्यादा, ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा, तो नॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें भी देख लो, 12 से भी ज्यादा और ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा, नॉन करंट लाइबिलिटी। इसको 12 से तो ज्यादा करना है पर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल करना है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी? करंट लाइबिलिटी। तो फर्स्ट करंट लाइबिलिटी है, सेकंड करंट लाइबिलिटी है, फिफ्थ करंट लाइबिलिटी है और सिक्स करंट लाइबिलिटी है। थर्ड और फोर्थ आपके लिए नॉन करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी थर्ड और फोर्थ मैंने बोला नॉन करंट है, बाकी करंट है। चलो एक और क्वेश्चन है वो देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, बाकी थ्योरी के है बीच में क्वेश्चन। थ्योरी मतलब इस तरह का क्वेश्चन है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में मेजर हेड कौन कौन से होते हैं, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, इस तरीके क्वेश्चन है। तो वो आपको अपने आप देखने हैं। 1 to 6 आज का होमवर्क मान लो, 2 to 6 कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको बताना है कि कौन कौन से हेड में क्या आएगा, या फिर आपके बताना है कि आपको दे दिया कि भाई, उसने दे दिया कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी किस साइड में आएगा, या उसने बोल दिया कॉल्स इन एडवांसेस किधर आएगा, करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी। तो ये आपके लिए थ्योरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेटिंग साइकिल एंड द पीरियड व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड इज गिवन बिलो, हाउ विल क्लासिफाई द एसेट। अच्छा, एसेट के ऊपर है, एसेट के ऊपर अपन बाद में करेंगे, आप तो 6 तक कर लो। ये एसेट के ऊपर वैसे रूल सेम ही लगता है, एसेट के ऊपर भी, एसेट के ऊपर भी रूल सेम ही लगता है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 12 महीने में जिनको करना है, जैसे ये 12 महीने में जो एसेट कन्वर्ट हो जाएंगी, तो ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है। अब जो 12 महीने में नहीं हो सकती तो देखना पड़ेगा ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होंगी क्या, नहीं, ये 12 महीने में नहीं हो रही, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद हो रही है, तो ये नॉन करंट एसेट है। पर ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर ही हो रही है तो करंट एसेट है, ये ऑपरेटिंग साइकिल के बाद हो रही है, नॉन करंट एसेट है।
ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर ही हो रही है तो करंट एसेट है। रूल वही है, तो करंट करंट नॉन करंट फिर नॉन करंट और फिर करंट एसेट्स। रूल वही है कि जो भी 12 महीने के अंदर अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर लायबिलिटी जिसको पे करना हो या एसेट जो कैश में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपके लिए करंट कहलाएगी, अदरवाइज नॉन करंट कहलाएगी। तो रूल दोनों में सेम ही है। तो ये 7। तो हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के बारे में पूरी बात कर ली। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा